नमस्कार। आशा करती हूँ आपको मेरी जो प्रीवियस क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, अकाउंटिंग, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, नेचर और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग और उसके डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग के बीच में जो भी डिफरेंस था वो आपको समझ में आया होगा। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो किस पर है? बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म। अब अकाउंटिंग के बारे में तो हमने जान लिया, हमने ये भी जाना कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, बैलेंस शीट बनाना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। उसके बाद हमने कुछ एडवांटेजेस भी देखे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे। तो अकाउंटिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड, और जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं हम, पहला जो हमारा नेम है वो क्या है? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अब ट्रांजैक्शन और इवेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए आएंगे और उसमें आपसे ये पूछा जाएगा इनमें से इवेंट कौन सा है और ट्रांजैक्शन कौन सा है। जैसे कि आप जान सकते हो, जैसे मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिया, मैं ये इसके डेफिनेशन में आने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ, उसके बाद हम फिर डेफिनेशन में आएंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो जो सबसे पहला है क्या है? परचेस ऑफ गुड्स वर्थ ₹50,000। तो इसमें क्या किया कि हमने गुड्स कितने का खरीदा? 50,000 का। दूसरे में क्या किया? मैंने सेल किया गुड्स वर्थ ₹5,000 एट 10,000, मतलब कि 5,000 का गुड्स था, मैंने कितने में बेचा? 10,000 में। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनमें से ट्रांजेक्शन कौन सा है, इवेंट कौन सा है? जी, ट्रांजेक्शन हमारा ऊपर वाला है, इवेंट हमारा नीचे वाला है। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में, कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस एक्टिविटी में हो रहा है, जैसे मैंने कोई परचेस करा, मैंने कुछ सेल किया, मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दी, मैंने लेबरर को सैलरी दी, रेंट दिया और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए, तो ये सारे मेरे क्या हुए? ट्रांजैक्शन। पर इवेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका जो रिजल्ट आया है, उसका जो परिणाम आया है। जैसे कि हमारा ये है, हमने क्या किया? गुड्स को सेल किया। कितने का गुड्स था? 5,000 का, पर मैंने सेल कितने में किया? 10,000 रुपीज में। तो मुझे क्या यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है? जी, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है? ₹5,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये मेरा क्या हुआ? इवेंट हुआ। तो ये नंबर 2 मेरा क्या कहलाएगा? इस ट्रांजेक्शन्स को, ट्रांजेक्शन भी है, ये ट्रांजेक्शन भी है और इवेंट भी है, क्योंकि इसमें रिजल्ट और ट्रांजेक्शन आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रांजेक्शन और इवेंट के बीच में के क्या डिफरेंस है। अब आते हैं कैपिटल। अब कैपिटल को समझने से पहले भी मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहती हूँ। सपोज करो यहाँ पर राम है। अब राम के दिमाग में क्या आया कि मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं। तो उसने देखा कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, 50,000 रुपीज। मेरे पास कुछ एसेट्स, मतलब सपोज करो उसके पास कुछ लैंड पड़ी हुई है, लैंड वर्थ ₹1,00,000 पड़ी हुई है। और वो जिस चीज का बिजनेस स्टार्ट करने वाला था उससे थोड़ा उसके पास क्या था? गुड्स था। गुड्स भी समझेंगे, गुड्स होता क्या है, वो कितना था? 5,000 रुपीज। अब उसने सोचा कि क्यों ना, मेरे पास थोड़ा पैसे है, थोड़ा लैंड है, थोड़ा गुड्स है, तो मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो उसने ये सोचकर एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसने बिजनेस कितने का करा? 65,000 का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ये जो पैसा है वो बिजनेस में किसने लगाया? हमारे 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 राम ने लगाया। हमारे बिजनेस में किसने लगाया? हमारे राम ने लगाया। तो जो पैसा ओनर लगा रहा है बिजनेस में, जो पैसा ओनर लगा रहा है बिजनेस चलाने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम? कैपिटल। और वो कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है और एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या रहा? कैपिटल। तो मैं एक बार फिर बताती हूँ, कैपिटल का मतलब होता है जो भी अमाउंट ओनर इन्वेस्ट करता है। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ओनर। तो ओनर ऑफ द कंपनी अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है किसमें? बिजनेस में, कुछ भी, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में, चाहे वो एसेट्स के फॉर्म में हो, उसको हम क्या कहेंगे? अपना कैपिटल। अब एक इक्वेशन है, जो इक्वेशन आपको बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि हमारा कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। इसमें थोड़ा सा पॉज आ जाना आप, क्योंकि इसके बारे में जब हम एसेट के बारे में देखेंगे, लाइबिलिटीज के बारे में देखेंगे, तो मैं आपको वहीं पर समझा दूंगी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज क्या होती है। तो आप ये थोड़ा सा देख लेना कि कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी।
अब आते हैं जो नेक्स्ट हमारा टर्म है ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है? अब राम ने तो इतना इन्वेस्ट किया, उसने सोचा कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ 65,000 को लेकर, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ सामान उसने परचेज किया, कुछ गुड्स उसने परचेज किया, ठीक है। उससे कुछ ट्रांजेक्शन्स किए, फॉर एग्जांपल 50,000 का गुड्स उसने परचेज किया। उसी तरीके से उसने रेंट दिया और जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो वहां पर उसने किए। पर एक ऐसा था, उसने क्या किया, जो ये 50,000 था उसमें से उसने 10,000 रुपीज विड्रॉ कर दिया। विड्रॉ मतलब कि निकाल दिया। और निकाला क्यों? अपने पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि उसको कुछ इमरजेंसी आ गई थी। उसने कहा कि 50,000 मेरे बिजनेस में मैंने तो इन्वेस्ट किए थे, पर वो पैसे पड़े हैं, तो क्या क्यों ना मेरे को अभी इमरजेंसी आ गई तो मैं 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लूं मेरे पर्सनल यूज के लिए। तो अगर कोई प्रोपराइटर, कोई भी ओनर अगर बिजनेस से पैसा निकालता है, पैसा ही नहीं, कैश ही नहीं, पर गुड्स भी निकालता है, किस लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग कहते हैं। ये वो ड्राइंग नहीं है जो हम पेपर में बनाते हैं, बच्चे पेपर में बनाते हैं ना, पेपर लेके फिर पेपर में स्टार्ट करते हैं, तो वो ड्राइंग नहीं है। पर ये ड्राइंग कौन सा है हमारा, कि अगर कैश या फिर गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म में। देखते हैं लायबिलिटीज। तो इससे पहले हमने ड्राइंग के बारे में पढ़ा, तो अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है? लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज क्या होता है? क्या आपने कभी किसी से उधार लिया है? आई होप आपने लिया होगा, कभी मम्मी से लिया होगा। क्या कहा होगा मम्मी से कि मम्मी अभी पैसे दे दो, मैं आपको आने वाले टाइम पर वापस कर दूंगी। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे छोटा हो, चाहे मिड हो, चाहे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी क्या करता है, जो भी गुड्स सामान बेच रहा है, खरीद रहा है, तो वो भी उनके लोन पर, मतलब कि वो क्रेडिट में भी होता है। तो अब हम देखेंगे लाइबिलिटीज को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, तो आप मुझे बताना इसके और इसमें क्या डिफरेंस है। परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 ऑन क्रेडिट। दूसरा ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 ऑन कैश। तो इस ट्रांजेक्शन में और इस ट्रांजेक्शन में क्या डिफरेंस है? तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो ट्रांजेक्शन है हमारा, ये किसमें है? एक वर्ड लिखा गया है क्रेडिट और एक नीचे वर्ड लिखा गया है ऑन कैश। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसमें है? हमारा कैश में ट्रांजेक्शन है। मतलब कि हमने जो गुड्स खरीदा है वो 20,000 पैसे देकर हमने कुछ सामान ले रखा है। पर क्या हमने ये फर्स्ट वाला जो मेरा ट्रांजेक्शन है, क्या उसमें मैंने पेमेंट किया है? नहीं, मैंने उसमें पेमेंट नहीं किया है। मैंने उनसे क्या किया कि मुझे 20,000 का जो गुड्स है वो किसमें दे दो आप? उधार में। तो हम जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा अकाउंटिंग है, अगर हम उधार में कुछ सामान लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, आई होप ये समझ में आया होगा। तो अब इसमें आते हैं, तो क्या होती है हमारी लाइबिलिटीज? तो लाइबिलिटीज क्या होती है? द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। क्या बताया कि जो अमाउंट है फर्म क्या करता है? ओज करता है आउटसाइडर से। मतलब कि जो आउटसाइडर्स होते हैं, आउटसाइडर मतलब कौन? जो बिजनेस के अंदर वाले लोग नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, हमारे मैनेजर्स नहीं है, हमारे डायरेक्टर्स नहीं है, पर जो हमारे आउटसाइडर है, जिनसे हमने रॉ मटेरियल परचेस किया है, उनसे उन्होंने उनको देना है। मतलब कि जो हमारा फर्म है वो पैसे उन्होंने उनको देने हैं। किसको देने हैं? आउटसाइडर्स को देने हैं। एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओ टू द प्रोपराइटर। इसको समझने से पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट, अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड हो तो आपने एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारा बिजनेस अलग, ओनर अलग। मतलब कि अगर हमारे एक्स, सपोज करो ये हमारा एक्स है और एक्स ने क्या किया? बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 22 लाख रुपीज मेरा क्या किया? इन्वेस्ट किया। तो यहां पर किसमें इन्वेस्ट किया? कंपनी ABC। तो ABC में अगर
उसने 22 लाख रुपीस का इन्वेस्ट किया। तो ये जो बिजनेस है हमारा एबीसी कंपनी और ओनर क्या है, ये दो अलग अलग डिस्टिंक्ट आदमी है। मतलब कि एबीसी क्या हो गया कि उन्होंने, हमने जब इन्वेस्ट किया तो मैंने आपको क्या बताया था, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो इसने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया एबीसी कंपनी में। तो जब उसने एबीसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वो क्या हो गया, एबीसी कंपनी का एक लोन हो गया। मतलब अगर फ्यूचर में इसे प्रॉफिट हुआ या फिर कंपनी बंद हुई तो ये क्या माना जाएगा, उधार माना जाएगा कि उसने अपने ओनर से क्या लिया है, उधार लिया है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं लायबिलिटीज की बात करूं तो ये फार्म का उधार है, किससे, आउटसाइडर्स से। मतलब कि ये जो पैसा है, जो लायबिलिटीज का मतलब होता है, अगर मैं लेमन टर्म में बोलूं, उधार वाला जो पैसा होता है वो, उसमें हमारा लायबिलिटीज में हमारा क्या इंक्लूड होगा, हमारा जो ओनर ने पैसा बिजनेस में लगाया है वो भी एक तरीके की लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि इस प्रिंसिपल, अभी हम आने वाले टर्म में, आने वाले क्लासेस में बात करेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि ओनर अलग बिजनेस अलग। मतलब कि बिजनेस ने क्या, अगर ओनर हमारा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो जो पैसा है वो एबीसी कंपनी के लिए क्या हुआ, उधार हुआ। और वो उधार कैसे चुकाएगा, प्रॉफिट अर्न करके। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लायबिलिटीज, आई होप समझ में आया होगा कि ये उधार है किसका, फर्म का, आउटसाइडर से। अब ये जो लायबिलिटीज हमारी वो दो तरीके की है, एक होती है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक हमारी होती है इंटरनल लायबिलिटी। अगर मैं इंटरनल लायबिलिटी की बात करूं तो बिजनेस ने किसे पे करना है, सॉरी, तो वो क्या है, लायबिलिटीज क्या है, एक तरीके का फार्म का क्या है, उधार है, किससे, आउटसाइडर से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लायबिलिटीज का मतलब, कि लायबिलिटीज का मतलब अगर मैं लेमन टर्म में बताऊं तो ये क्या है, उधार है, किसका, फार्म का, आउटसाइडर से। इन फ्यूचर फार्म को क्या करना पड़ेगा, पैसा रिपे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि लायबिलिटीज कितने प्रकार की होती है। तो लायबिलिटीज हमारी अगर दो प्रकार की होती है, जो पहला है हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी और दूसरा है इंटरनल लायबिलिटी। क्या आप बता सकते हो इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जी हाँ, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब कि जो बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने किसे पे करना है, ओनर ऑफ दी कंपनी। अब ओनर ऑफ दी कंपनी को क्यों पे करना है, क्योंकि ओनर ने क्या लगाया, अभी मैंने आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया था कि ओनर ने क्या लगाया है, कंपनी में कैपिटल लगा रखा, पैसा लगा रखा, पूंजी लगा रखा है। तो वो पैसा पूंजी कंपनी को किसको देना पड़ेगा, ओनर को। तो वो एक किस्म की इंटरनल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है कि कंपनी को पे करना पड़ेगा, किसे, आउटसाइडर्स को। अगर उसने कुछ सामान खरीदा उधार पर तो वो पैसा भी उसे उससे वापस करना पड़ेगा। मतलब कि जो पैसा उसे आउटसाइडर को देना होगा वो क्या हुआ, हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब बात करते हैं कि हमारी जो लायबिलिटीज है वो क्लासिफाई होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अगर मैं ड्यूरेशन के बारे में बात करूं तो जो मेरी लायबिलिटीज है वो दो उसमें डिवाइड होती है। पहला मेरा नॉन करंट लायबिलिटीज और मेरा करंट लायबिलिटीज। अगर मेरा उधार 1 साल से ज्यादा तक का है तो वो मेरा उधार क्या माना जाएगा कि ये क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अगर मैंने बैंक से पैसा लिया तो क्या मैं पैसा कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेती हूँ? नहीं, मैं बैंक से क्या करती हूँ, लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए पैसा उधार लेती हूँ। तो वो जो बैंक से मैंने पैसा लिया है वो मेरा किस तरीके का इन्वेस्टमेंट है, उसको मैं क्या बोलूंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं, सॉरी, तो उस तरीके की लायबिलिटीज को मैं क्या कहूंगी, मेरा नॉन करंट लायबिलिटीज है। अब जो मेरी दूसरी लायबिलिटीज है वो मेरी क्या है, करंट लायबिलिटीज। अगर मुझे पैसा विद इन 1 ईयर देना है तो वो मेरी क्या कहलाएगी, करंट लायबिलिटीज। एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं आपको तो यही एग्जांपल है कि परचेज गुड्स मैंने क्या खरीदा, 20,000 का गुड्स किसमें खरीदा, क्रेडिट में खरीदा। तो 1 साल के अंदर क्या करना पड़ता है, मुझे उसका पैसा देना पड़ता है। तो ये मेरी क्या कहलाई, करंट लायबिलिटीज। आई होप आपको लायबिलिटीज समझ में आया। तो लायबिलिटीज अगर लेमन टर्म में बोले तो ये क्या होता है, उधार होता है जो आप बाहर से लेते हो, आपको इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम कि आपको वो पैसा रिपे करना पड़ता है।